आज के शो में। डॉलर ने आज फिर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई का तूफान आने वाला है। कराची वालों के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत, सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, बड़े अहम सवालात हैं। आज हमने देखा कि एक बार फिर डॉलर अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हमें नज़र आ रहा था। ओपन मार्केट की बात करें, इंटर बैंक की बात करें, 169.60 पर क्लोज हुआ। सूरत हाल आखिरकार जा किस तरफ रही है? अब ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की शुरुआत से स्टार्ट करें 2018 में तो डॉलर 123 रुपये पर था। इसके अंदर तकरीबन 36-37 माह के अंदर 36% जो है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इसी कदर में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का मैं देख रहा था 2008 से 2013 के दौरान, तो ये तकरीबन जो इजाफा था वो 20% था। और इसी तरह PMLN के दौर में ये इजाफा तकरीबन 26% था। आखिरकार इसकी डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स हैं। ये एक थ्योरी है जी कि हमने IMF से तय किया हुआ है, और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं मई के बाद से अब तक, ना इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, ना इसका ताल्लुक डिमांड सप्लाई से डॉलर की, बल्कि ये हम IMF के तमाम टारगेट्स को मीट कर रहे हैं। और आगे चलकर भी सूरत हाल बड़ी हमें ख़तरनाक इसलिए नज़र आती है कि लोग कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगले यानी 12 माह में तकरीबन 15 अरब डॉलर की डेट ऑब्लिगेशंस हैं जो वापस करनी है। तो डिमांड जो है, प्रेशर वो डॉलर पर रहेगा। अब इस सूरत हाल में हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, इस वक्त कॉटन हो, स्टील हो, आयरन हो, चाय की पत्ती हो, मिर्चें हो, और सब में अहम बात पेट्रोल डीजल हो या फिर बिजली हो जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब पर इसका इम्पैक्ट आएगा। इस पूरी सूरत हाल पर आज तफसीलन गुफ्तगू होगी, और इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरा कराची पर बात होगी। कराची सर्कुलर रेलवे का जो इफ्तिताह हुआ है, जो उसका संगे बुनियाद रखा गया 200 अरब रुपये से ज़्यादा का मंसूबा, इस पर तफसीलन क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा जो इतनी बड़ी लागत इसकी बताई जा रही है वो हकीकतन इतनी है या इससे कम में ये बन सकता है। लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। इस ब्रेक के बाद पैनल के साथ आपको वापस आके इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने गेस्ट के साथ इस डिस्कशन को जारी रखते हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में ये अहम तरीन सवालात उठाते हैं। मेरे साथ मलिक बुस्तान साहब कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, सदर हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के पाकिस्तान के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत, और हारून शरीफ साहब जो कि साबिक चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, माहिर मईशत हैं, इज ऑल्सो विद अस। तीनों मेहमान आजाद का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, मलिक बुस्तान साहब पहले आपकी तरफ आते हुए, ये डिमांड किधर से आ रही है आज? यानी अगर खरीदारी में आपसे बोलूँ, बैंक कितना खरीद रहा है आपसे, ओपन पब्लिक कितना खरीद रही है, डेली का क्या इस पर चल रहा है ब्रेकअप? देखो जी, टोटल डिमांड बैंकों में आ रही है और कहीं से नहीं आ रही। कमर्शियल बैंक जो है वो ख़रीद रहे हैं। वो क्यों ख़रीद रहे हैं? क्योंकि हमारा इंपोर्ट बाहर से मंगवाने का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जुलाई का बिल आप देखें तो 5.5 अरब डॉलर था, एक महीने में 6.5 अरब डॉलर हो गए। और अगर गुज़श्ते साल का देखें तो ये 2 महीने का था 4.5 अरब डॉलर, अब बढ़ के 12 अरब डॉलर हो गए। वो कितना खरीद रहे हैं आपसे? तो ये डेली जो है बैंक जो है 300 मिलियन डॉलर उनकी डिमांड है इंपोर्ट बिल सिर्फ पूरा करने के लिए। और उनके पास जो सप्लाई है एक्सपोर्ट की और वर्कर रेमिटेंस की वो टोटल 200 मिलियन है। तो 100 मिलियन डॉलर पर डे हमारा इस वक्त डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसको तजारती खसारा कह रहे हैं, जो कि मुल्क के लिए एक बहुत खतरनाक आगे चल के साबित हो सकता है। और आम आदमी कितना, जो आप ओपनली मार्केट में आज तो हमने देखा 171-80 तक चला गया था ओपन मार्केट में, मतलब वैसे लोग कितना खरीद रहे हैं, जो वो कितने देखो हमारे पास जो फ्री मार्केट है वो 10 से 15 मिलियन डॉलर की है। अच्छा। और इसमें 50% कमर्शियल बैंकों में जा रहा है, 50% क्योंकि ट्रैवल कोटा पे जो है हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है। जो लोग बाहर सफ़र करते हैं, दुबई एक्सपो खुला हुआ है, वहाँ लोग जा रहे हैं, अफगानिस्तान जो लोग जा रहे हैं तो वो साथ लेके जाते हैं। तो कोई इतनी 50% अभी भी हमारे पास सरप्लस है जो कि हम बैंकों को दे रहे हैं। लेकिन ये अफगानिस्तान फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ के अमेरिका ने काबुल फतह होने के बाद तालिबान के जो 10 अरब डॉलर थे उनको फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद अब उनका बैंकिंग चैनल टोटल स्टॉप हो गया, और वो पूरे उनकी इंपोर्ट जो है पाकिस्तान से हो रही है। और पाकिस्तान का इंपोर्टर उसको यही वजह है कि एक महीने में 1 अरब डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। अच्छा। तो वो क्योंकि अफगानिस्तान को जब तक मैशत उस वक्त सेट नहीं होगी जब तक उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा,
ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें ऑफर दी है कि हम पाकिस्तानी रुपए में भी आपके साथ ट्रेड करने को तैयार है, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है वो अफगानी करेंसी पे भरोसा नहीं कर रहा कि ये जब इनकी हुकूमत बनेगी इसको क्या वैल्यू होगी, तो वो कह रहे हैं पाकिस्तानी में ही अलाउ किया जाए हमें, लेकिन वो जब तक हुकूमत नहीं बनेगी उस वक्त तक ये सी चीज़ें ख्याल ही। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे, क्योंकि मैं डॉक्टर शाहज़ान सिद्दीकी साहब की तरफ आना चाहूँगा, ये जिस तरह बता रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल, मुझे बताइएगा मई से सिलसिला शुरू हो गया ना, जब तो अफगानिस्तान की फतह काबुल ये नहीं हुआ था, एक थ्योरी ये भी आ रही है शायद सिद्दीकी साहब, थ्योरी क्या बल्कि बहुत से बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू अ प्लान एग्रीमेंट विद IMF कर रहे हैं। आप बाय करते हैं इस थ्योरी, इस आर्ग्यूमेंट को डॉक्टर शाहज़ान सिद्दीकी साहब? देखिए, IMF का फैक्टर तो सेकेंडरी है। मैं आपसे बता दूं, हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इंतहाई तेज रफ्तारी से बिगड़ रहे हैं, इनको हुकूमत नज़रअंदाज बज़ाहिर कर रही है, और मईशत को जो चैलेंजेस और खतरात इस माली साल में है हुकूमत उनको भी तस्लीम नहीं कर रही है। मैं आपको बड़ी वाज़ेह, गवर्नर स्टेट बैंक ने अभी 4 दिन पहले कहा है कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट जो होगा वो 2 से 3% ऑफ द GDP होगा। तो 2% का मतलब होता है कि 6 अरब डॉलर। मैं आपको यहाँ रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट होगा आपका 15 अरब डॉलर। तो अगर मेरा मरकजी बैंक 6 अरब डॉलर या 8 अरब डॉलर की बात करे तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई ना। और अगर 15 अरब डॉलर इस साल होता है, इसका मतलब यह है कि 2017 में जो इलेक्शन से पहले साल था ये उससे ज्यादा, और उस वक्त बहरान था। 2019 जो इस हुकूमत का पहला साल था जब बहरान था, ये उससे भी ज्यादा होगा। उस वक्त 12 या 13 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर एक खौफनाक लिहाज है जिस पर हम जा रहे हैं, और ये उन पॉलिसियों का मुंतकी नतीजा है जो हुकूमत और स्टेट बैंक ने अपनाई। अब जो चीज़ मुझे और आपको सोचनी है कि 3 साल इन्होंने ज़ाय किए कि जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को 19.2 अरब डॉलर पे ले आए, 1.8 अरब डॉलर पे ले आए। मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था कि मसनूई है, इससे आपने शरह नमू सुस्त किया है, मईशत को ब्लॉक किया है, लेकिन आपने वो मईशत की शरह नमू तो तबाह कर दी। आपका 4 साल का इस हुकूमत का एवरेज ग्रोथ रेट जो आ रहा है वो आ रहा है 2.6%, लेकिन वो फिर 15, वो अगर आपका 15 अरब डॉलर पर चला जाता है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है अभी 3-4 दिन पहले कि पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा जो महंगाई है वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की शरह नमू 4% रहेगी इस साल, बांग्लादेश 6.8, और मूडी की मनूसत और पेंडेमिक के बावजूद वो है 7.5। तो ये देखने के बाद हम क्या बातें कर रहे हैं, अफरात हमारा ज्यादा, करंट अकाउंट हमारा ज्यादा, ट्रेड डेफिसिट की अभी बात हुई वो 7.6 अरब डॉलर 2 महीने का। तो 2 महीने का अगर ये है तो वो तो पिछले साल की इसी मुद्दत से दुगने से ज्यादा है। फिर आप कहते हैं जो मेरे तारीखी रिजर्व हैं, अरे भाई वो तारीखी रिजर्व तो आपने कर्जे लेके बनाए, वो आपके हैं कब? 4.2 अरब डॉलर तो आपको IMF से एडिशनल मिल गया है अभी, उसके अलावा आपने जो दूसरे महंगे शरह सूद पे लिए हुए हैं। तो अगर ये 4 अरब डॉलर आपके 4 महीने में बढ़े और इसी मुद्दत में 15 रुपए डॉलर में गिर गए, तो ये तो आम आदमी को भी कॉमन सेंस से नजर आ रहा है कि ये फिगरें सारी लीपअप होती है। तो इसके मईशत लीपअप होती है, ये इंडिकेटर्स का मसला डॉक्टर साहब आपको नजर आता है। हारून शरीफ साहब, मैं क्योंकि ये जो मैंने शायद साहब से पूछा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी जिस तरह मोहतरम मलिक बुस्तान साहब भी बता रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल का इम्पैक्ट है, डेफिनेटली इम्पैक्ट है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है हम म्यूचुअली एग्रीमेंट है हमारा, और हमने जो टारगेट सेट किए हुए हैं और हमें वो अचीव करना है डिस्काउंट रेट के हवाले से भी, और ये जो आपका एक्सचेंज रेट है इस हवाले से भी। तो डू यू बाय दिस थ्योरी हारून शरीफ साहब, या दिस इज प्योरली डिमांड सप्लाई? जी देखिए, ये दोनों अवामिल इसके अंदर हैं। एक तो ये है कि डिमांड सप्लाई की चीज़ तो बड़ी तफसील से सबने डिस्कस की है। देखिए, IMF जो है वो टेक्निकली अपनी असेसमेंट्स करता है कि डॉलर कहाँ होना चाहिए। जो मैं रिपोर्ट्स इंटरनेशनल देख रहा हूँ वो अगले जो 12 माह के अंदर लोग कोई एक 177, 178 के आसपास डॉलर को रूपी पैरिटी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो चीज़ अभी बात हो रही है कि पहली बात तो ये है कि ये वाकई तशवीश की बात है। इसको ये कहना कि ये एक नॉर्मल है, मार्केट का इंटरप्ले है, इसके अंदर अगर ये इंटरप्ले होता तो स्टेट बैंक इंटरवीन क्यों करता? देखे ना। अगर 3 माह से ये डिक्लाइन शुरू हुआ है जबकि अभी अफगानिस्तान की अनसर्टेनिटी अभी नहीं आई थी, तो इसके पहला जो चीज़ समझने की तो ये है कि हमारे ऊपर ना सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट पे प्रेशर आ रहा है और बड़ा विजिबल आ रहा है, और ये कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है, क्योंकि ना तो एक्सपोर्ट की अर्निंग कोई फिनोमिनल ऊपर गई है, ना ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई इनफ्लो आया है। या तो हमारे पास कर्ज है
या हमारे पास रेमिटेंसेस हैं, लेकिन हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो उसको सरपास करता जा रहा है। और दूसरी वरिष्ठतम चीज ये है कि अगर आप शौकत तरीन साहब की पिछले माह की स्टेटमेंट देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनको इंपोर्ट बिल की प्रोजेक्शंस दे रहा है, उन प्रोजेक्शन से कहीं ज्यादा इंपोर्ट हो रही है। इसका मतलब है कि सलाहियत जो है प्रोजेक्शन की हुकूमत के अंदर वो बहुत कम है। अच्छा, अब जो इससे महंगाई तो होगी, लेकिन जो मेरी एक और वरी है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चांसेस और कम हो जाएंगे, क्योंकि जो साहब डॉलर में जो कंपनियां इन्वेस्ट करती थी उनको अब रूपी में ज्यादा कमाना पड़ेगा ताकि वो डॉलर को अपना प्रॉफिट ले सकें। तो ये सारे अवामिल देखते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी जो ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी के सिग्नल्स आ रहे थे उसकी कुछ करेक्शन तो शुरू की है। थोड़ा सा इन्होंने डिस्काउंट रेट की सिग्नल दिया है बढ़ाने का कि हम कुछ बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। अभी आप देखिएगा कि हुकूमत जो है वो इंपोर्ट के ऊपर बहुत सी ड्यूटीज को फिर से बढ़ाएगी, फिर से सख्त करेगी, क्योंकि इकोनॉमी जो कंजम्पशन बेस पे ओवर हीट हो रही थी उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है। लेकिन मैं खत्म पहला पॉइंट इस पे करूंगा कि स्ट्रक्चरल या जो बुनियादी ढांचा है मईशत का, उसके अंदर अगर आप चलते रहेंगे तो ये साइकिल ऐसे ही आते रहेंगे। एग्जैक्टली। और बोस्तान साहब, मैं क्योंकि कुछ इंपोर्ट के हवाले से जो बात कर रहे थे भी हारून शेख साहब की चीज़ें कब होंगे, कुछ किए भी हैं जैसे कंज्यूमर फाइनेंसिंग के ऊपर, ऑटो फाइनेंसिंग इंपोर्टेड गाड़ियों पे। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि 500 मिलियन 300 मिलियन डॉलर जो है बैंक से आ रहा है, ज़्यादातर इंपोर्ट का आ रहा है, 100 मिलियन डॉलर का खसारा उसमें आ रहा है, तो इंपोर्ट्स पे क्या बैन या रेगुलेटरी ड्यूटीज़ इजाफा ये हो जाना चाहिए फौरी तौर पे? और ये हुकूमत कर भी सकती है, नहीं कर सकती? IMF प्रोग्राम में हम लोग हैं, आप क्या समझते हैं IMF करवा रहे हैं ये जो हो रहा है जो अभी, या आप मतलब IMF और स्टेट बैंक मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं और हम सिर्फ देख रहे हैं ये सब जो हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें? एक हद तक सही है कि हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं IMF प्रोग्राम में जाने की वजह से, लेकिन इतने भी बंदे नहीं हुए कि वो बिल्कुल आंखें बंद कर लें। डिप्टी गवर्नर साहब ने जैसे कहा है कि हम मार्केट को वॉच करेंगे, स्पेकुलेशन होगी तो इंटरवीन करेंगे, हम रुपये को बेयारों मददगार नहीं छोड़ेंगे। हमारी तमाम मार्केट पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे जो टूल है वो यूज़ कर रहे हैं। तो उनके पास टूल तो बहुत हैं। सबसे बड़ा टूल तो ये होता है कि ऐसे हालात में इंपोर्ट बिल्कुल कम कर, जैसे रेगुलर ड्यूटी लग्जरी आइटम में बनाने का सोचा जा रहा है। ऑटो पे जैसे लोन जो है फॉरेन गाड़ियों पे बंद कर दिया गया, 30 लाख से ज़्यादा कोई लोन नहीं ले सकता, क्योंकि पिछले महीने में 3600 अरब रुपया सिर्फ गाड़ी ऑटो लोन दिया गया। ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि, और ज़ाहिर है जब आप गाड़ी लेंगे तो पेट्रोल भी डालेंगे, तो पेट्रोल का बिल इस वक्त सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान का, जो उस पूरी इंपोर्ट को पाकिस्तान को कर्ज़ों में जुकड़ रहा है। तो हुकूमत इस वक्त फ़ौरन चाहिए कि वो जितनी भी एलसियाँ इंपोर्टर के, अभी हमारे पास ज़ीरो मार्जिन की एलसियाँ खुलती हैं। इसका मतलब है अगर आपने बाहर से किसी इंपोर्टर ने कोई चीज़ मंगवानी है तो अगर $1 लाख की चीज़ है तो वो बगैर पैसे दिए बैंक में खुलवा लेते हैं और बैंक को उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं कहता हूँ इसको 100% कैश मार्जिन के साथ डॉलर। अच्छा, अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्पेकुलेशन का, मैं तो ये पूरी बात काइंडली पूरी बात समझाने देता अगर नाज़रीन समझे कि इंपोर्ट जीरो मार्जिन का होता है, फ़र्क क्या है। तो जब आदमी पैसे देने पड़ेंगे तो वो ज़ाहिर है, जब पैसे के बगैर आप मार्केट में कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, ये पूरी एक माफिया बनी हुई है। और 3 महीने के बाद जब वो चीज़ उसके सी पोर्ट पे आती है तो मार्केट से पैसे पकड़ के उनको दे देते हैं, जिससे वो होल्ड कर लेते हैं और रेट भी बढ़ जाता है। महंगाई भी बढ़ने की वजह भी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसको कैश मार्जिन के एलसी अगर इंट्रोड्यूस करा दे, मैं कहता हूँ कल अगर ये ऐलान करें कल ही $5 का रेट गिर जाएगा। ये मुतालबा है आपका? अच्छा, ये मुतालबा, लेकिन आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था स्पेकुलेशन वाला, और फिर अभी हम जब बात भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, एक तो स्पेकुलेशन वाला अंसर आपको नजर आता है और दूसरी बात ये बताएं कि क्या पैनिक बाइंग भी हो रही है, मतलब लोग ऐसे डर के खौफ से ले रहे हैं कि आगे बढ़ जाए, जैसे आप बता रहे थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके 3 महीने पहले डॉलर का रेट 152 था और 3 महीने में देखो ना 170 हो गया, $18 बढ़ गया। पैनिक तो आएगा। जिनके बच्चे बाहर पड़े हैं, जिन्होंने इलाज कराना है, जिन्होंने बाहर जाना है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर उन्होंने फ़र्ज़ के $10,000 भी दे दे, बड़े $1 लाख पे $18 लाख रुपया बन जाता है। तो पैनिक बिल्कुल है, लेकिन यकीनन 40,000 के बांड है, 30 सितंबर को ख़त्म हो रहे हैं। तो वो लोग भी अपने रुपये को जो ज़ाहिर है वो अपने पैसे को डिक्लेयर नहीं करना चाहते, पैसे वहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे, अब वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी मैंने हुकूमत से कहा है कि इसको ज़रा बढ़ाया जाए ताकि ये अफरा तफरी पैनिक बाइंग ख़त्म हो जाए। और उस चीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ा मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे कमर्शियल फ्लाइटें बंद होने की वजह से हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हमारे लाखों में प्राइस बांड पड़े हैं, तो हमें मौका दिया जाए, एक्सटेंड किया जाए। मैंने स्टेट बैंक से बात भी की, अगर वो इसको बढ़ा देते हैं तो इतनी फिर पैनिक बाइंग नहीं कि लोग रुक जाएंगे। और स्पेकुलेशन
स्पेकुलेशन नहीं है। देखो स्पेकुलेशन सबसे बड़े, पहले तो मैंने जो बताई कि डिमांड है, $100 मिलियन की डिमांड है, उसको जब तक आप फिल नहीं करेंगे, पूरी नहीं करेंगे तो डिमांड तो रहेगी। और डिमांड को कम करने के जो टूल हैं वो मैंने जैसे पहले बताया हुकूमत के पास है। अगर हुकूमत यूज़ नहीं करेगी तो डिमांड तो फिर बढ़ती रहेगी। अफगानिस्तान का जो जितने भी इम्पोर्टर वो पाकिस्तान से जब इम्पोर्ट करेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट जब करेंगे तो हमें भी वहाँ से कुछ मिलेगा। और वहाँ पे हमारा इस वक्त पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अल्लाह ताला ने उस मादनियात से नवाजा। $30 खरब की मादनियात हैं चाइना से मिल के। वहाँ वो जो है तांबा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, लिथियम का ज़ख़ीरा है। तो ये अगर हम इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट $100 अरब तक भी जा सकती है। इसमें सिर्फ तालिबान का भी फ़र्ज बनता है कि वो जो कि उन्होंने कतर मायदे किए हैं उनको पूरा करें। जैसे रशिया ने भी उन्हें कहा है कि सबूरी हुकूमत में नुमाइंदगी नहीं दी गई, हम उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक तालिबान अपने वादे नहीं पूरे करें। पाकिस्तान का भी यही मुतालबा है। तो अगर वो ये मुतालबा पूरा करते हैं तो हुकूमत उनकी अगर बैन अवी सतह पर तस्लीम हो जाती है तो बहुत से वो तो वहाँ की मईशत का इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, यहाँ पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है एक आम आदमी की ज़िंदगी में ये डॉलर का जो कदर है? क्योंकि आम आदमी को समझाएं, हम जब कह रहे हैं कि एक तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है, वो साहब तारीख की बुलंद तरीन सतह है ही ना ये आज जो हम देख रहे हैं कि जो 171.8 ओपन मार्केट में बिल्कुल लाइफ टाइम हाई बनाया है। ये लाइफ टाइम हाई है इस वक्त। डॉक्टर साहब, लाइफ टाइम हाई है तो आम आदमी की जिंदगी पे कितने दिन बाद इसका इम्पैक्ट आना है और किस तरह असरअंदाज होना है इसने? डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब जरा समझाइएगा थोड़ा आसान अल्फाज में। डॉक्टर साहब जी, उससे पहले 2 जुमले में आपको बता दूं जी। इस वक्त हमारी मईशत जो है वो एक कर्जों के वो एक शैतानी चक्कर में हमने मईशत को डाला हुआ है ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए। अगर वो चक्कर, आप शैतानी चक्कर जो मैं कह रहा हूँ, उसको नहीं तोड़ते तो आप लाख कोशिशें कर लें, हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। अभी आपने बात की थी जब आप 2000 अरब रुपए का पैकेज देंगे पेंडेमिक की आड़ में, फिर आप कहेंगे कि तामीराती सेक्टर को कई सौ अरब का काला धन लगा दिया, अब आप उसको कहते हैं मजीद एक्सटेंशन दे दें, तो ये नहीं चलेगा। इसको तोड़ना पड़ेगा शैतानी चक्कर। काहे का कंसेशन देने की बात कर रहे हैं? देखिए, आज भी आपने मनफी शरह सूद रखी है, आज भी सस्ती शरह पर कर्जे मिल रहे हैं। थोड़ी बहुत ही आपने कहा उसका पीरियड कम कर दें, इससे नहीं चलेगा। आपको पूरी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और कर्जे सस्ते देना बंद करें। ऑटोमोबाइल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए जो कर्जे ले रहे हैं, ज़ख़ीर अंदोज़ी के लिए ले रहे हैं, ये जारी रहेंगे। ये गाड़ियों का कई सौ अरब रुपए के कर्जे हमने निजी शोबे को ज्यादा दिए हैं। अगर ये नहीं तोड़ते, ये शैतानी चक्कर और आवाम को जालिमाना शिकंजे में जकड़ना, इसको तोड़ना जरूरी है। नंबर 1, जो हुकूमत तैयार नहीं है ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए। अब देखिए, $2.4 अरब आपको पता है पिछले साल अचानक आ गया स्टॉक एक्सचेंज में, किसी को नहीं पता क्यों आया। इससे पहले सिफर था 9 महीने का। अब वो परेशान है निकालने के चक्कर में। तो आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज, अब वो कहते हैं रुपए की कदर अगर गिरती है वो परेशान है, लेकिन ये झटका फिर लगेगा स्टॉक एक्सचेंज। तो असरअंदाज किस तरह, डॉक्टर साहब? हाँ, मेरा सवाल जो असरअंदाज किस तरह हो रहा है आम आदमी पे ये सब कुछ? देखिए, $60 बिलियन आपकी इंपोर्ट है, तो जब उसकी रुपी वैल्यू बढ़ेगी तो हुकूमत के टैक्सेस भी तो बढ़ जाएंगे ना उसके ऊपर तमाम, तो डबल नुकसान होगा। यानी पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख तो बढ़ेंगे ही, ट्रांसपोर्ट के नर्ख भी बढ़ेंगे, दालों के भी बढ़ेंगे, सब्जियों के भी बढ़ेंगे, गोश्त की बढ़ेंगे, क्योंकि हुकूमत के टैक्सेस बढ़ जाते हैं रुपी इक्विवेलेंट में। $60 बिलियन का आपका इंपोर्ट है, एक चीज। दूसरा ये कि जो कर्जों की अदायगी के लिए आप रकम दरकार होती है आपको, वो बैरूनी कर्जों के लिए, वो उसकी रुपये वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर आपको कर्जों का हजम GDP के तनासुब से बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने देखा ना कि आपके 18,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़ चुके हैं इस 3 साल में, इस हुकूमत के दौर में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज़ादी के 66 साल के बाद आपके मजमूई कर्जे ही 16,000 थे 30 जून 2013 को। तो 30 जून 2013 को तो मजमूई कर्जे 16,000 थे। अब ये जो तमाशा मचाया गया है, तो 18,000 अरब रुपए कर्जे बढ़ गए तीन वर्षों में। उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? हमने महंगी शरह सूद पर कर्जे ले रहे हैं, ये भी मैं आप बता दूं, डिजिटल भी महंगी शरह सूद पर है। ये खसारे का सौदा है, नुकसान का सौदा है। और जो 2018 में आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था टोटल, और जो आपका FDI आया था, किसी साल भी वो फिगर आज तक टच नहीं हुई। तो ये किसी चीज का इंडिकेटर है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। महंगाई का तूफान तो आएगा ही, पेट्रोल तो महंगा हो गई, ट्रांसपोर्ट की कीमतें तो जो है ट्रांसपोर्ट के नर्ख भी बढ़ेंगे, दालें भी बढ़ेंगी, सब्जियां भी बढ़ेंगी, और लोगों की कुव्वत खरीद को आप कम करते चले जा रहे हैं इस तरीके से। एक तो ये कि आपने बचत स्कीमों पर कम कर दिया, दूसरी बात यह कि रुपये वैल्यू जब इस तरह से डिप्रिशिएट कर रही है, तो आपके जो कुव्वत खरीद है, उसके रुपए की कीमत है, जो बैंकों में उसका पैसा रखा है, जो कैश निकालता है, उसकी उससे कितना खरीद है। तो मैं कह रहा हूं चारों मतलब कुव्वत खरीद असल में उसको अफगानिस्तान पे
डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे हैं ना इम्पैक्ट में, मैं हारून साहब आपकी भी इस पे राय लेना चाहूँगा कि सर ये जो गवर्नमेंट से हम पूछते हैं तो वो हमें रुपी टर्म्स में बताते हैं कि जो एक आदमी की फीकस आमदनी है, अच्छा मज़े की बात है डॉलर टर्म्स में गिर रही है, रुपी टर्म्स में वो उसको ट्रांसलेट करते हैं, वो कहते हैं 3 साल पहले रुपयों के लिहाज से इतनी थी अब इतनी हो गई है, और वो कहते हैं हमारे दौर में फीकस आमदनी की शरह जो रफ्तार है तेज़ी की तरक्की की वो ज़्यादा है महंगाई की शरह के मुकाबले में। तो ये जो कंपैरिजन है हारून शरीफ साहब, और ये गवर्नमेंट बाकायदा अपनी 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट में लिख रही है, तो डू यू एग्री विद दिस हारून शरीफ साहब? जी देखिए सफान, इसका एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का एंगल है। हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो ग्रोथ के नंबर्स को दिखाए और लोगों को बता पाए कि जी आमदनी रुपए में बढ़ रही है, कि वो जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो फिर उसको दुरुस्त करने की बजाय वो उसको प्रोजेक्ट करते रहते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये खाली इस हुकूमत का नहीं है, ये हर हुकूमत पे ये प्रेशर आता है, और जो आप इलेक्शंस की तरफ जाते हैं ये प्रेशर बढ़ता जाएगा कि आपने दिखाना है कि हमने अगर 4% ग्रोथ की थी तो हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं और जिसको थोड़ा बहुत हम आदमी की इनकम बढ़ा रहे हैं। हालांकि हकीकत में जैसे अभी कहा जा रहा है, देखिए जो मुल्क भी कर्जों पे डिपेंडेंट होगा और इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होगा, तो जब आपकी करेंसी गिरेगी तो आपकी सब चीजें महंगी तो होनी नेचुरल है। जो लोग हैं आप देखिए, जो मशीनरी इंपोर्ट हो रही है वो भी महंगी हो जाएगी, ऑयल भी महंगा हो रहा है। 56% टैक्सेस हमने इनडायरेक्टली इंपोर्ट बिल के अंदर वो रखे हुए हैं। तो वो जो आपकी इनकम, अच्छा एक इसका परवर्स इंसेंटिव है, क्योंकि जब ये इंपोर्ट बढ़ रही है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैक्स की इनकम थोड़ी बढ़ रही है, तो उसको अब उनको बैलेंस करने के लिए कि अगर वो उसको घटाते हैं, रेगुलेटरी ड्यूटियां लगाते हैं, तो फिर कैच 22 ये है कि फिर हमारी जो आमदन है एफबीआर की वो घट जाएगी। तो ये जो सूरत हाल है, इसका इलाज यही है कि तमाम सियासी पार्टियां कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स पे काम करें। हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कंपेटिटिवनेस को बढ़ाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाएं, वरना अगर फुल कैपेसिटी पे आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो रही है तो जाहिर बात है आप इससे ज्यादा क्या बेच लेंगे, अनलेस एंड अनटिल के वैल्यू बहुत ऊपर चली जाए। दूसरी चीज जो बहुत अहम है इस वक्त, देखें इन्वेस्टर जो बात आप कर रहे थे कि स्पेकुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है, मेरा बिल्कुल असेसमेंट है कि हो रही है और होती रहेगी। उसकी वजह यह है कि जो अनसर्टेनिटी है किसी भी चीज की, देखिए जियोपॉलिटिकली हमारे खित्ते पे अनसर्टेनिटी है कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या बनेगा, खुदा न खास्ता वहां पर जो है ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, पाकिस्तान पे इंपैक्ट क्या आएगा। जो इंटरनल है, जो लोग हैं जिन्होंने बाहर, जिनका खर्चा मुल्क से बाहर होता है, वो डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि उनकी इनकम लेवल्स बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते कि वो अपने बिल पे कर सकें, ना वो पढ़ा पाएंगे ना वो ट्रेवल कर पाएंगे। अब अगर हमने कल को कारोबार करना है और अल्लाह करे कि कोविड घट जाता है और अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क खुल रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड तो डॉलर की बढ़नी है। अब IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट ये है कि हम फ्री मार्केट के ऊपर इसको एडजस्ट होने देंगे। अब अगर आप उसको एडजस्ट होने देंगे और इंपोर्ट नहीं बढ़ पाएंगी, तो हमें बिल्कुल उसकी तैयारी करनी चाहिए कि एक मुश्किल वक्त दिखाई दे रहा है। मैं यही बात कंक्लूजन में, मैं इस गुफ्तगू का कंक्लूजन में मैं मलिक बुस्तान साहब से जी लास्ट कमेंट्स एक सेंटेंस जी। देखिए हाँ, इस हुकूमत के दौर में ऑफिशियल फिगर्स हैं, हमारा GDP ग्रोथ रेट एवरेज है सालाना 2.6%। आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.3 है, ये तो बढ़ नहीं सकती इनके अपने मुताबिक। पिछली हुकूमत के दौर में था 4.7 और ग्रोथ रेट था आपका 2.7, तो बढ़ गई। रुपी टर्म्स में भी नहीं बढ़ी है, 2.6 तो खुद कह रहे हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा, डॉलर में गिरी है। सही। अच्छा मैं डॉलर के बारे में ऑब्वियस बात, मेरे सामने फरूख सलीम का आर्टिकल है, मलिक बुस्तान साहब लास्टली आपसे पूछूंगा। इन्होंने लिखा है जी, द करंट ट्रेजेक्टरी कंटिन्यूज, द रुपी डॉलर पैरिटी कुड द 200 मार्क रुपीज इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। 2 साल के अंदर जो प्रेशर है बढ़ता रहा तो ये 200 रुपये टच कर जाएगा। फरूख सलीम साहब का मेरे सामने कॉलम लिखा है। मलिक साहब आप क्योंकि हैं फॉरेक्स मार्केट में सदर हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बुस्तान साहब, आपको क्या लगता है? देखो जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, अगर हमने कबूतर की तरह आंखें बंद करनी है, फिर जैसे बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद करेगा, मुझे नहीं देख रही तो उसको खा जाता है, तो हमारी मैशत को भी ये फिर डॉलर खा जाएगा। हमें आंखों को खुला रखना है और इतना इम्पोर्ट बिल नहीं बढ़ाना है कि हम पे ही नहीं कर सकें, क्योंकि इस वक्त जैसे IMF ने कहा है कि अगले
साल हमने 57 अरब डॉलर अदा करने हैं, 90% अपने GDP का हम कर्जा ले चुके हैं, तो जो एक रेड सिग्नल है हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की मैशत और सलामती के लिए भी ख़तरा है। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, हमारी अपनी वैल्यू एडेड में होना होगा, हमें अपने ज़री मुल्क हो के भी हम 8 अरब डॉलर की दालें, गंदम और कपास और चीनी इंपोर्ट करें, तो फिर हमें क्या फ़ायदा। ये चीज़ें हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तभी जाके हम मुकाबला कर सकते हैं। और पाकिस्तान को इसके लिए जैसे हुकूमत ने अभी रेगुलर लग्जरी ड्यूटी पे रेगुलर ड्यूटी का उन्होंने कहा, ऑटो लोन उन्होंने कहा, ये अच्छी चीज़ है, जीरो मार्जिन की फैसिलिटी वापस ले सकते हैं करने की। मुझे क्योंकि इस सेगमेंट को वाइंड अप करना है, बुसान साहब का करूँगा, शाहिद सिद्दीकी साहब का, और हमारे साथ हारून शहीद साहब साथ मौजूद थे। इस ब्रेक के बाद कराची सर्कुलर रेलवे का आज इफ्तिताह हुआ है। वज़न साहब आज कराची में थे, इस इफ्तिताह के हवाले से, संग बुनियाद के हवाले से कुछ बात होगी, हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अब नाज़रीन बात करते हैं वज़ीर साहब के आज कराची दौरे के हवाले से। दौरा बड़ा इस पर आप कहा जाए कि इससे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस दौरे से। लास्ट ईयर ऐलान हुआ था 1100 अरब रुपए के पैकेज का, उसके बाद से शहर कराची के जो लोग हैं, जो बासी हैं, वो इसी तरफ नज़र दौड़ाए बैठे हैं कि ये जो 1100 अरब रुपए किस तरह से यहाँ पर खर्च होंगे, कब आएंगे। बारिशों में वही हालत हुई, हमने कल जुमे को डिटेल आपको प्रोग्राम किया था। निकासी आपका निज़ाम तकरीबन वही हमें नज़र आया, डिस्पाइट दैट कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने 3 नाले साफ़ कर दिए हैं। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें कमी नज़र आई, ऐलानात दर ऐलानात चीज़ें नज़र आती रहीं। आज KCR के हवाले से कुछ टेक्निकलिटीज़ पर बात करेंगे। आज इसका संगे बुनियाद हुआ है, जो इनिशियल डिटेल्स हैं 207 बिलियन रुपीज़ जो मैंने इस पर कोटेड फिगर सुनी है, वो 3 साल के अरसे के दौरान होगी। इसमें उन्होंने कहा जी 16 स्टेशन होंगे, 24 लेवल क्रॉसिंग्स होंगी। इसके अलावा इसमें तकरीबन 814 पैसेंजर्स एट अ टाइम आ सकेंगे, लोकोमोटिव होगा, जो 4 इसमें कोचेज़ होंगी, और जो ट्रेन होंगी उसके लिए ग्लोबल टेंडर्स इन्वाइट किए जाएंगे ग्लोबली, ताकि जो है इस पर टेंडर्स दिए जा सकें। और इससे पहले जुलाई के अंदर सूबे सिंध की हुकूमत ये कह चुकी है कि हम 6 अरब की कमिटमेंट जो है वो कर चुके हैं। हमारी जो कमिटमेंट है इसकी डेवलपमेंट में 6 अरब रुपए की है, तो 207 अरब ये कह रहे हैं। ये मनसूबा है। वज़ीर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये भी ज़रा सुन लेते हैं, उन्होंने बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की आज। लेट्स हियर दिस। सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे है। ग्रीन लाइन भी है, और उसके बाद और भी हमें बस सर्विसेज प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी कराची के लिए, जिस तेज़ी से कराची फैल रहा है। जो बाकी कराची के मसले हैं, और उन कराची के मसलों के लिए फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कॉपरेशन। तो ये वज़ीर साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखी कि वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसकी हमेशा से हम लोग ये बात करते रहे। फ़हीम ज़मान साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, और आज फ़हीम साहब आपको खुसूसी तौर पर बात करना है, इस मकसद इसलिए है कि आपकी बड़ी डिटेल स्टडी पब्लिश हुई थी KCR कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से। अब इसमें जो चीज़ें थी प्रपोज्ड, जो मैं आपकी स्टडी देखी थी, तो उसमें एक तो जीका की जो था वो 2.6 बिलियन डॉलर्स था, और एक CPEC का था 4 बिलियन डॉलर्स का, तकरीबन 630 अरब रुपए और 400 अरब रुपए। ये 207 अरब की फिगर क्या है? और आपको जो खदशा था कि क्या ये वाइट एलिफेंट बन जाएगा, ऑरेंज, जो PTI खुद जो नून लीग पे तनकीद करती थी लाहौर ऑरेंज मेट्रो ट्रेन के हवाले से, तो क्या ये इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा कि इसको इवेंचुअली एक वाइट एलिफेंट बन जाएगा? ऐसा खदशा अभी भी है इसमें फ़हीम साहब? नहीं, देखिए खदशे की इसमें क्या बात है। आप बात कर रहे हो 850-900 पैसेंजर्स एक ट्रेन पे चलेंगे, ज़्यादा 6 ट्रेन एक साथ चलाओगे, मतलब ऑन वन वे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 6000 पैसेंजर्स, और 6000 पैसेंजर्स अगर अप एंड डाउन ट्रैक पे, तो 10-12 हजार पैसेंजर्स जो हैं ये इस ट्रैक के ऊपर जो हैं वो मूव कर रहे होंगे। आपने अगर दिन में 6 वो किए तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पैसेंजर्स को आप केटर करोगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं CPEC की। आज चाइना में 300 किलोमीटर, मतलब इस वक्त दुनिया का तेज रफ्तार तरीन जो रेलवे नेटवर्क है वो शायद इस वक्त चाइना में, जापान में, यूरोप में होगा, मगर चाइना एक बहुत बड़ी आबादी को केटर करता है। उसका और अमेरिका का या यूरोप का और जापान का कोई मुकाबला नहीं है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो उनको कैरी कर रहा है। अच्छा, आज वो 300 किलोमीटर पर आवर की चल रहे हैं,
क्या आज से 20 साल पहले भी वो 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेनें चल रही थी? ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही ट्रेनों का हाल था जो हमारे यहाँ थी। मैंने जिस स्टडी की आप बात कर रहे हैं, मैंने डॉन में उसमें वो प्रिंट भी हुई, कैरी हुई, और पूरी कोई 1.5 सफ़े की वो कहानी है। अगर कोई भी चाहे उसको KCR मेरे नाम से डॉन अगर गूगल करेगा तो वो मिल जाएगी। देखिए, आपको बमुश्किल कोई 40 किलोमीटर के करीब ट्रैक डालना है, ठीक है? उसकी एक बैनुल अक़वामी कीमत है, उसको ना आप कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से आपने 42 किलोमीटर पे फर्ज कीजिए 32 स्टेशंस बनाने। ये पाकिस्तान रेलवे वाले स्टेशंस नहीं है, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं, लिमिटेड एक्सेस प्लेटफॉर्म्स, कि जिनको टर्नस्टल से क्रॉस करके आप कार्ड स्वाइप करेंगे या पैसे डालेंगे। ये वो पुराने जमाने की वो नहीं है कि आप एक टिकट घर पे गए, जाके आपने टिकट लिया और ये क्या फलाना क्या। इसके ऊपर ये अल्टीमेटली ये वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा और अभी जो असद उमर साहब ने भी फरमाया था कि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होंगी। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के लिए आपको एक ओवरहेड पूरा का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एक जो है के का एक ग्रिड बनाना पड़ेगा। ये कोई 1 अरब रुपए की कॉस्ट है, 2 अरब कर लीजिए आप, ठीक है ना? रेल की पटरियों की भी इसी तरह से आपको चेन लिंक फेंसिंग करनी पड़ेगी, वो तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए की, वो सारी की सारी। तो अब और आपके पास जो इस वक्त यूरोप का जो इस वक्त यूरोप में जो रेलवे कैरेजेस कंपनी बनाती है, ये जो सबसे बड़ी वो पोलैंड में है, वॉर्सो के बाहर, वो बेसिकली जर्मन एक कंपनी है, LWB होती थी। उसी ने बाराकू में जो पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री है वो बनाई थी। इसी तरह से आपके पास बेहतरीन किस्म का जो है वो मौजूद है, ये रेलवे इंजन्स बनाने का मोटर। मतलब ये रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बजाय अगर आप मतलब एक बाहर से इंपोर्ट करके टॉप ऑफ द लाइन ट्रेनें लाएंगे, वो 200 अरब रुपए की पड़ जाएंगी। उन पे आप 6 लाख पैसेंजर्स डेली चलाएंगे, उनसे कितने पैसे लोगे जो उन पैसों की जो कि फॉरेन फंडिंग है, डॉलर में होगी, उसके आप पैसे अदा कर सको। जैसे ऑरेंज ट्रेन सफेद हाथी बनी है, आपकी भी बन जाएगी। इसके मुकाबले में आप एफिशिएंट वो बनाइए जिस तरह से चीन अपने पैरों पे खड़ा हुआ, इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हुआ। आप भी, आपके पास फैसिलिटीज मौजूद हैं, आपके पास बेहतरीन इंजन वर्कशॉप मौजूद है रिसालपुर पे, आपके पास बेहतरीन, वही मैं बात कर रहा हूँ जो यूरोप जो इस वक्त इंडिया के अंदर जो हिंदुस्तान रेलवेज के साथ कोलैबोरेशन में जो LWB कर रही है, उसी ने आपकी कैरेज वर्कशॉप बनाई। आप उन तमाम चीजों को उखाड़ के फेंक देते हो। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़े टेंडर होंगे, बड़े किकबैक होंगे। मेरा अर्ज करना यह है कि हम आज बेहतरीन मिसाइल बना रहे हैं, बेहतरीन बम बना रहे हैं, JF-17 थंडर्स बना रहे हैं, मगर जब कराची सर्कुलर रेलवे में ट्रेन में की बात आती है या ऑरेंज ट्रेन की बात है, तो हम कहते हैं कि हम मलेशिया से खरीदेंगे, हम जापान से खरीदेंगे, हम चीन से खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई? क्यों आपके ख्याल में क्यों आपके पास वो वसाइल, मैं तकनीकी वसाइल की बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल मामूली है। आपके पास रेलवे कैवरेज फैक्ट्री भी है, आपके पास रेलवे लाइंस ले करने का भी सिस्टम है। भाई आपको पटरी चाहिए, आप चीन से मंगा लो। मैंने तो चीन से प्रॉपर कोटेशन लेकर डॉन के अखबार में छापा था कि इतना ट्रैक चाहिए, उसकी ये कीमत है, ठीक है? वो उसके अंदर बाकायदा स्टोरी में पढ़ा हुआ है। इसी तरह से चेन लिंक फेंसिंग, बाकायदा क्रेसेंट कंस्ट्रक्शन का एक कोड दिया था कि भाई 8 फीट ऊंची जो दोनों साइड्स पे आप चेन लिंक फेंसिंग बनाओगे उनकी ये होगी। KE का कोटेशन दिया था कि भाई 1 अरब रुपए का ये पूरा का पूरा ओवरहेड सिस्टम और ये ग्रिड स्टेशन और फलाना फलाना। तो आप वो 15-20 अरब की कॉस्ट को जब आप 200 अरब या उससे ऊपर ले जाओगे, तो आप मुझे बताएं, आपको अंडर पासेस की जरूरत है, आप ओवरहेड ब्रिजेस ना बनाओ। अंडर पासेस एक मतलब 15% कीमत में अंडर पास बनता है, अभी मौजूद है मरान बेस के लिए। आप कराची का कोई भी शहरी जब जो PF के म्यूजियम में जाता है तो अंडरपास में से रेलवे लाइन ऊपर से मेन कराची पाकिस्तान की रेलवे लाइन जा रही है, उसके नीचे से गुजर के जाता है।
ओवरहेड ब्रिजेस बनाओगे, उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी, वो एनवायरमेंटली बुरी चीज है। वो तो अब मसला ये है ना कि इस माशरे में, इस मुल्क में लगता है कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर कोई पूछता है, वो करता है, तो आप उसको जो है सवाल उठाते हैं। बड़ी अहम बात है फहीम ज़मान साहब, ये लोकली आप कहते हैं कि 15 से 20 अरब में ये तमाम काम हो सकता है। खदशा सिर्फ ये है इस वक्त नाज़रीन, इस पूरे सूरत में जो फहीम ज़मान साहब बता रहे हैं फैक्ट्स के, आज ये संगे बुनियाद रखा गया है, जो बताया जा रही है ज़्यादा की कॉस्ट आ रही है इसमें, कि कहीं ये एक और सफ़ेद हाथी ना बन जाए और पाकिस्तान के टैक्स पेयर पे इस पर एक और बोझ बने, इतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट, उस पर सब्सिडीज़ हों कि गवर्नमेंट अफोर्ड ही ना कर सके, फिर इवेंचुअली इसका कम्यूटर्स के ऊपर इसका जो बर्डन है वो ट्रांसफ़र हो और इवेंचुअली एक सफ़ेद हाथी बन जाए। तो ये मंसूबा क्या वाकई में कराची के शहरियों का जो जदीद ट्रांसपोर्ट का ख्वाब है वो पूरा करेगा या एक सफ़ेद हाथी साबित होगा, ये तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी इनिशियल एस्टिमेट्स हैं वो आपके सामने रखे हैं। फहीम ज़मान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करेंगे। आज हमने कराची के सिया जो सर्कुलर रेलवे मंसूबे के रिवाइवल और साथ साथ बढ़ते हुए डॉलर में बात किया आखिरकार कि मामला जाके रुकेगा कहाँ और आखिरकार बढ़ने की वजूहात क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है और क्या महंगाई का तूफान आने को है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।